अभी नेक्स्ट जो सेशन हम टेकअप करेंगे, नेक्स्ट सेशन इज ऑन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देखो क्या होता है ना कि एक पार्टनरशिप फर्म में मे बी बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन द रोल दे टेक अप इन द पार्टनरशिप फर्म वी डिटरमाइन कि वो किस कैटेगरी के पार्टनर्स है। तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि ABCDE 5 जन ने मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म की। अभी देखो क्या होगा ना, इन्होंने अग्री किया कि A और B बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है, ऑपरेशंस है, उसको कंडक्ट करेंगे। C ने बोला कि यार देखो मेरे पास पैसे हैं बट मेरे पास समय नहीं है, तो मैं आपके पार्टनरशिप में पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा बट आपके बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो देखो A और B जो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? वील कॉल देम एज एक्टिव पार्टनर्स। व्हाट विल यू कॉल देम? एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स मतलब क्या? दोज हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट? एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? दोज हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो सारी दुनिया किसको जानेगी? A B को जानेगी या C को जानेगी? C को कोई जानेगा क्या? वो कभी आता है क्या ऑफिस? किसी के साथ ट्रांजैक्शंस करता है क्या? नहीं। सो A और B जो के एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर मतलब दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जो धंधा चलाना है, वो कौन चलाएगा? A और B चलाएगा, राइट? सो दे आर द वंस हु कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म्स। अगर एक्टिव पार्टनर को फॉर्म से रिटायर होना है ना, मतलब पूरी दुनिया किसको जानेगी? एक्टिव पार्टनर्स को, राइट? पूरी दुनिया किसको जानेगी? एक्टिव पार्टनर्स को। तो अगर कोई एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है, राइट? अगर कोई एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है तो उसको पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई अब मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हो। बिकॉज देखो जब भी आप बिजनेस में किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो जब आपको सामने वाले पे भरोसा होगा तभी जाके आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे, और अगर आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है, यू विल नॉट डू द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहां पे जो ये पार्टनरशिप फर्म है, समझ लो इस पार्टनरशिप फर्म का नाम है एक्सएन कंपनी। क्या नाम है? एक्सएन कंपनी। इसका बिजनेस कौन चला रहा है? A और B एज पार्टनर्स आर रेगुलेटिंग द बिजनेस। तो जो लोग एक्सएन कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो किसके भरोसे पे डील कर रहे हैं? A और B के भरोसे पे डील कर रहे हैं, राइट? उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई A और B पार्टनर्स है, हम इनके साथ काम करेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको A और B के ऊपर भरोसा नहीं होता, क्या काम करते वो लोग एक्सएन कंपनी के साथ? नहीं। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, राइट? अगर कोई भी एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसे अपने रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस देनी होगी इफ ही वांट्स टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल समझो A फर्म से रिटायर होता है। किस दिन रिटायर होता है? लेट्स से 31 मार्च 20 को उसने फर्म से रिटायर हो गया, बट इसने किसी को बताया नहीं, राइट? नोबडी नोज दैट ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। समझो एक आदमी है मिस्टर J, उन्होंने फर्म को लोन दिया 10 लाख का। कितना लोन दिया? 10 लाख का। समझो ये लोन ये देता है 15 अप्रैल 20 को। कब दिया? 15 अप्रैल 20। क्या J को पता है कि A अभी पार्टनर नहीं है? नो, बिकॉज उसने किसी को बताया नहीं है। अभी जब लोन का रीपेमेंट का समय आएगा ना, ही कैन गो टू A एंड रिकवर हिज मनी। A क्या पार्टनर है जब लोन दिया फर्म को? तब नहीं। A is not a partner when the loan has been given to the firm, but the outside world still believes that A is the partner. Therefore, the active partner will be liable for the acts of the firm even after his retirement, अगर वो अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो। एब्सोल्युटली क्लियर। तो 2 पॉइंट यहां पे याद रखने हैं
क्या एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं? दोज हु कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब दे एक्चुअली एक्ट एज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, राइट? दे एक्चुअली एक्ट एज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, मतलब ए और बी किसके बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं? बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं। तो एक्टिव पार्टनर्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर द एजेंट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, बट किसमें? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब अगर मोबाइल फोन लेकर आए तो उनको पार्टनर्स मानेंगे, बट अगर एजेंट मानेंगे। अगर टी शर्ट लेकर आया तो एजेंट माना जाएगा क्या? नहीं। वाई? बिकॉज दैट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? दे आर द एजेंट्स। हु आर द एक्टिव पार्टनर्स? एजेंट्स ऑफ द फर्म। और अगर ये एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है, देखो ध्यान दो, अगर ये एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है तो उसे क्या करना है? अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है तो उसे क्या करना है? ही नीड्स टू गिव अ पब्लिक नोटिस, राइट? व्हाट ही नीड्स टू डू? ही नीड टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो क्या होगा? अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो क्या होगा? He will continue to be liable for the acts of the firm even after his retirement. रिटायरमेंट के बाद भी उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। तो अगर उसको अपनी लायबिलिटी से मुक्ति चाहिए, राइट? अगर उसको अपनी लायबिलिटी से मुक्ति चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना होगा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा, he will continue to be liable for the acts of the firm even after retirement. क्लियर है? हाँ, अभी देखो इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि सर मान लीजिए मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं रिटायरमेंट कर लेती हूं फर्म से, बट मैं पब्लिक नोटिस नहीं देती हूं, ठीक है? प्रॉफिट किससे मांगना है तुमको? पार्टनर्स से। लायबिलिटी किसके प्रति है? आउटसाइड वर्ल्ड। पार्टनर्स को पता है तुम रिटायर हो गई, कुछ प्रॉफिट वॉफिट नहीं देंगे, राइट? पार्टनर्स को पता है ना तुम रिटायर हो गई, कुछ प्रॉफिट वॉफिट नहीं देंगे। आउटसाइड वर्ल्ड को पता है क्या तुम रिटायर हुई? नहीं। तुम्हारे भरोसे पे ही फर्म चल रही थी, तुम्हारे भरोसे से ही ये 10 लाख रुपए फर्म को दिए गए थे। कैन दी अदर पर्सन क्लेम दिस मनी फ्रॉम यू? आंसर इज यस। क्लियर है? अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, देखो क्या होगा ना, इसका और थोड़ा डीप में समझाता हूं। समझो कि आप एक्टिव पार्टनर थे, आप फर्म से रिटायर कर गए, राइट? आपकी जिम्मेदारी है कि आप पब्लिक नोटिस देकर दुनिया को बताओ, जो सब फर्म के साथ डील करते हैं उनको बता दो दैट यू आर नो मोर अ पार्टनर, सो दैट दे कैन थिंक कि फ्यूचर में इस फर्म के साथ बिजनेस करना है कि नहीं। बट अगर आप नहीं बताते हो, ध्यान दो, बट अगर आप अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं बताते हो तो आउटसाइड वर्ल्ड जो फर्म के साथ डील कर रही है वो क्या मान बैठी है कि अभी भी आप पार्टनर हो। So after your retirement, listen to this very carefully. After your retirement, if you have not given a public notice, you become a partner by holding out. आप क्या बन जाओगे? Partner by holding out. You are not an actual partner, but you are a partner by holding out. मतलब आपने दुनिया को अभी बता के रखा है कि आप पार्टनर हो, ये दुनिया के नॉलेज में है that you are a पार्टनर। यू हैव टू रिवोक दैट नॉलेज बाय अ पब्लिक नोटिस। आपको पब्लिक नोटिस के द्वारा बताना होगा कि भाई यू नो मोर कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर इन दी फर्म। तो ऐसा प्रोविजन क्यों डाला गया? बिकॉज यूजली बिजनेस है ना ट्रस्ट के बेसिस पे होता है, क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे होता है। तो अगर सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके ट्रांजैक्शंस कर रहा है फर्म के साथ और अचानक अगर आप चुपचाप चले जाते हो और उसको बताते नहीं हो एंड द अदर पर्सन कंटिन्यूज टू डू द ट्रांजैक्शन विद द फर्म, उसके साथ तो धोखा हो जाएगा ना। उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर उसको इन्फॉर्मेशन होती तो वो फर्म के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करता। एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ, नहीं, पब्लिक नोटिस दे दिया मतलब सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच गया। पब्लिक नोटिस किस तरह से दिया जाता है हम फ्यूचर में देखेंगे। पब्लिक नोटिस में बेबी न्यूज़पेपर में तुम्हें नोटिफिकेशन देना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताना होता है। अभी हर एक जन के घर में जाके तो नहीं बता सकते ना। अभी न्यूज़पेपर में एक हमने बता दिया कि आई एम नो मोर अ पार्टनर, अभी क्या हर एक जन को पर्सनली जाके मिले क्या? नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है ना कि जब भी आप लेट्स से रिटायर हो गए, एटलीस्ट जितने क्लोज कनेक्ट्स है आपके
उनको एक व्हाट्सएप मैसेज तो भेज सकते हो ना भाई कि अभी मैं पार्टनर नहीं हूं. ऑल्दो लीगली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट डोंट यू थिंक इट इज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट द पीपल नो दैट यू आर नॉट अ पार्टनर? यस. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी करेंगे. देखो ये जो मिस्टर सी है ना, ये तो हमने देख लिया इसके पास पैसे बहुत है, और पैसे बहुत है तो ये क्या है? आलसी है. राइट. ये क्या करता है? सोते रहता है, सब जगह पैसे लगा देता है और सोते रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्लीपिंग पार्टनर. बट सोते सोते भी लालच कम नहीं होता, पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगेगा. राइट. इवन इफ ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बट स्टिल ही विल गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट. बट जहां पे हमने बोला ना, व्हेन देयर इज अ रिवॉर्ड देयर इज अ रिस्क, ही इज इक्वली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. और हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है. जॉइंट मतलब अगर ABCDE 5 पार्टनर है ना, तो ऑल ऑफ द पार्टनर्स आर लायबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड. बट साथ ही में each partner is individually liable to the outside world. मतलब कि समझो कि इस फर्म ने 50 लाख रुपए का लोन लेकर रखा है, रीपेमेंट के लिए कौन लायबल है? पांचों के पांचों जॉइंटली लायबल है फॉर रीपेमेंट. साथ ही साथ पांचों के पांचों इंडिविजुअली भी लायबल है फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन. मतलब लेंडर चाहे तो पांचों से मांगे, लेंडर चाहे तो किसी एक से भी पूरा 50 लाख रुपया रिकवर कर सकता है. और पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. मतलब तुम्हारे बिजनेस में पैसा नहीं है ना, तुम अपना घर बार सब कुछ बेच दो, बट तुमको बिजनेस का पैसा चुकाना पड़ेगा. एब्सोल्युटली क्लियर. तो स्लीपिंग पार्टनर कौन है? स्लीपिंग पार्टनर वो होता है हु डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द business. Right. They do not take part in the conduct of the business. इनको क्या करना है? They share profits. Right. What do? They share profits and losses and are liable to the third party for the acts of the firm. Clear है? इनको क्या करना है? Do not actively participate इनको क्या हम एजेंट बोल सकते हैं ऑफ द फर्म. राइट. दे आर नॉट ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द फर्म. अभी ये सी है ना, बोला कि पैसे थे पहले भी, ये फर्म में पार्टनरशिप की, और पैसे हो गए, चलो अब और पैसे नहीं कमाने, रिटायर हो जाते हैं. अगर ये सी रिटायर होगा तो क्या उसे पब्लिक नोटिस देनी चाहिए? नहीं. क्यों? तो मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, सर सी को तो कोई जानते नहीं है ना, तो पब्लिक नोटिस देकर क्या फायदा? पब्लिक नोटिस दोगे तो लोग बोलेंगे अच्छा ये भी पार्टनर था. राइट. इसलिए पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है. एब्सोल्युटली क्लियर. तो स्लीपिंग पार्टनर डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, एंड क्या होगा? ही विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ही विल बी लायबल. राइट. ही विल बी लायबल फॉर द थर्ड पार्टी, एंड फाइनली क्या होगा? ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस. फिर देखो थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी में हम बात करेंगे नॉमिनल पार्टनर की. क्या बात करेंगे? नॉमिनल पार्टनर की. देखो नॉमिनल पार्टनर यूजुअली क्या होता है ना, समझो कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की. राइट. दे स्टार्टेड अ बिजनेस, और अभिषेक और ऐश्वर्या ने मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट की. वहां पे हमारे बिग बी भी उनके साथ आके खड़े हो गए और सबको ऐसा महसूस कराया, राइट, दैट ही इज द पार्टनर इन दी फर्म. मतलब हर एक बिजनेस इवेंट में वो इनके साथ रहते हैं. राइट. हर एक लोगों को बोलते हैं कि हमारे फर्म के साथ बिजनेस करो, क्योंकि उसके बेटे की फर्म है ना, तो वो समझता है उसकी खुद की फर्म है. बट एक्चुअल में क्या ही इज अ पार्टनर इन दी फर्म? नो. बट दुनिया की नजरों में क्या वो पार्टनर है? यस. दुनिया की नजरों में वो पार्टनर है, बिकॉज ही हैज लेंट हिज नेम टू दी फर्म. राइट. ही हैज लेंट हिज नेम टू दी फर्म. क्या अभिषेक और ऐश्वर्या बिग बी को कोई प्रॉफिट देंगे? क्या नहीं, बिकॉज वो क्या बिग बी पार्टनर है इस फर्म में? नहीं. बट लोग धंधा किसके नाम को देखकर कर रहे हैं इस फर्म के साथ? बिग बी के नाम को देखकर. विल बिग बी बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज? यस. बिकॉज किसके भरोसे पे काम किया? बिग बी पे.
राइट? बिग बी ने अपना नाम अपने बेटे के फर्म को दिया, देयरफॉर ही विल बी ट्रीटेड एज नॉमिनल पार्टनर। कैसा ट्रीट करेंगे? नॉमिनल पार्टनर। क्या वो एक्चुअली पार्टनर है फर्म में? नहीं, बट उसने अपना नाम दिया है फर्म को। क्या उसको कोई प्रॉफिट चाहिए क्या? नहीं, बहुत पैसे हैं उसके बाद, और पैसे नहीं चाहिए। बट क्या वो लायबल रहेगा टू द थर्ड पार्टीज? ही विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज। अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम, यहां पे लिख लो बिग बी, कभी नहीं भूलोगे। अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट, राइट? उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल पार्टनर, राइट? व्हाट विल वी कॉल दैट पर्सन? नॉमिनल पार्टनर। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट? उसको क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। Neither he invests in the firm nor he takes part in the conduct of the business। मतलब खाली उसने अपना नाम दिया, न उसने पैसे लगाए, न वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करता है, ना उसको कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। बट दुनिया की नजर में वो क्या है? पार्टनर। और कोई पार्टनरशिप फर्म के साथ धंधा करता है तो किसके भरोसे पे करता है? पार्टनर के भरोसे पे। इस वजह से however he is liable to the third party for all the acts of the firm। क्लियर है? तो नॉमिनल पार्टनर कौन है? हमारे बिग बी साहब है। उन्होंने क्या किया है? he has lent his name to the firm। क्या उन्होंने कोई पैसे लगाए हैं फर्म में? नहीं। क्या वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। क्या उन्हें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। बट इज ही लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म? आंसर इज यस। फिर ये जो है ना, ये हमारे सौरव गांगुली दादा है, ठीक है? हमने क्या सोचा ना, हमने सोचा कि भाई कोलकाता में हम लोग एक क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी ओपन करेंगे। क्या करेंगे? क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी। तो मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि भाई लेट अस एक्वायर हम स्पेस एंड एक क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमी ओपन कर देते हैं। तो अभी हुआ क्या ना यार, क्रिकेट में तो हम लोगों को कोई जानता नहीं है, एकेडमी खोल भी देंगे, कोई आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है। तो हम लोगों ने दादा को अप्रोच किया, बोला दादा देखो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, आप हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, ठीक है? थोड़ा पैसा आप भी लगा देना, थोड़ा प्रमोशन कर देना, मस्त हम लोग कमाएंगे मिलके। तो दादा ने बोला ठीक है, देखो आइडिया तो सही लग रहा है, प्रॉफिट होगा ना तो प्रॉफिट का 30% मैं लूंगा, आई विल हैव अ 30% इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट अगर लॉस होगा ना तो मुंह मत दिखाना मेरे को, राइट? लॉस होगा तो मत बोलना कि मैं लॉस शेयर करूंगा। तो इस तरह के पार्टनर को क्या बोलेंगे? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है, राइट? सो अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली। कैसा पार्टनर है ये दादा? अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू ए शेयर ऑफ प्रॉफिट only without being liable to losses, right? Without being liable to losses is known as partner in profits only। उसको क्या बोलेंगे? partners in profit only। and also liable to the third party for the acts of profit only। मतलब जब प्रॉफिट मांगना होगा ना तब वो आके खड़ा हो जाएगा, राइट? लॉसेस में उसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। देन बहुत सिंपल कैटेगरी है इनकमिंग पार्टनर, मतलब हाँ नहीं, एक्ट ऑफ फर्म मतलब जब कोई प्रॉफिट क्लेम करना होगा या कोई प्रॉफिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तभी वो उसका पिक्चर में आएगा। अगर कोई लॉस हो रहा है फर्म को तो ही विल नॉट बेयर द लॉस ऑफ द फर्म। मतलब देखो क्या होता है ना कि पार्टनर की तो लायबिलिटी रहेगी ना, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, पार्टनर की तो लायबिलिटी रहेगी। पार्टनर की लायबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होते हैं ना, देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जितना कमाया उतना गवा सकते हैं, अपने पॉकेट से कुछ गवाएंगे नहीं। फिर वील टॉक अबाउट इनकमिंग पार्टनर्स। ये तो बहुत इजी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स सुना है ना? जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में, राइट, जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस नए पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? इनकमिंग पार्टनर। तो देखो ध्यान से सुनो, 3 फ्रेंड्स थे, ए
बी और सी, ध्यान से सुनो, 3 फ्रेंड्स थे ए बी और सी। ये लोग कैसे फ्रेंड्स थे पता है? स्कूल फ्रेंड्स थे, स्कूल से साथ साथ थे, बिजनेस भी साथ में कर लिया, पार्टनरशिप फॉर्म कर दी। इनका और एक फ्रेंड था, कौन था? मिस्टर डी। ये फ्रेंड का है ना बी के साथ जरा भी नहीं बनता था, जरा भी नहीं बनता था मतलब दोस्त तो थे बट थोड़ा बदमाश था दी, हमेशा बी को मारते रहता था, पीटते रहता था, परेशान करते रहता था, राइट। तो जैसे स्कूल खत्म हुआ ना, बी ने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान थैंक यू, इस डी से मेरे को छुटकारा कराया, अब डी से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ ना, ए और बी एक प्रपोजल लेकर आ गए कि चलो डी को भी हमारे साथ पार्टनर बना ले। क्या? डी को भी हमारे साथ पार्टनर बना ले। बी को सुन के अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, बी बोलेगा यार मुश्किल से तो उससे मेरा पिन छूटा था, अभी ये वापस आ गया। तो क्या ए सी मिलके डी को पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मेजॉरिटी पार्टनर तो अग्री कर रहे हैं। बिकॉज एडमिशन के केस में देखो, पार्टनरशिप क्या है? हर एक पार्टनर का एक दूसरे से साथ काम करने का कंसेंट, राइट। हर एक पार्टनर का एक दूसरे के साथ काम करने का कंसेंट। तो जब भी एक नए पार्टनर को किसी पार्टनरशिप फर्म में लेकर आना है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से काम नहीं चलेगा, यू नीड कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। क्लियर है? सो अ पर्सन हु इज एडमिटेड as a partner in an already existing firm, right? A person who is admitted as a partner in already existing firm, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, with the consent of all the existing partners। क्या? with the consent of all the existing partner, मतलब अगर एक existing partnership firm में किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो क्या करना होगा? They need consent of all the existing partners is known as incoming partner। अभी देखो क्या बोला ना, अभी ये जो डी, समझो डी का एडमिशन हो रहा है 1421। कब हो रहा है? 1421। तो डी की लायबिलिटी कहां से शुरू होगी? 1421 से, कि उसके पहले की लायबिलिटी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा? 1421 से ही वो लायबल होगा। और इसका एक अकाउंटिंग कोरिलेशन भी बताऊं, आपको पता है ना एडमिशन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन। क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन। वो रिवैल्यूएशन करने का बेसिक पर्पस क्या है पता है? कि इनकमिंग पार्टनर को नफा या नुकसान जो भी मिले, कब से मिले? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। रिवैल्यू कर लिया मतलब एसेट को भी उनके फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए, लायबिलिटी को भी उनके फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो किसने बांट लिया? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने। मतलब फर्म फेयर वैल्यू पे आ गई, उसके बाद नए पार्टनर को एडमिट किया गया, राइट। सो such partner is not liable for any acts of the firm done before his admission as a partner। फिर आउटगोइंग पार्टनर, ये आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है? जो एक एग्जिस्टिंग फर्म से रिटायर करके चला जाता है, उस पार्टनर को क्या बोलते हैं? आउटगोइंग पार्टनर। जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म से जब एक आदमी निकल के चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटगोइंग पार्टनर। तो देखो, पार्टनरशिप एट विल में अगर किसी पार्टनर को रिटायर करना है, उसको सिंपली क्या करना है? ही नीड्स टू गिव अ नोटिस टू द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस, राइट। अगर वो एक्टिव पार्टनर है उसे क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। बट अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है, डज ही नीड टू गिव अ पब्लिक नोटिस? नो, right? So a partner who leaves a firm in which rest of the partners continue to carry the business is called a retiring or an outgoing partner. Such a partner remains liable to the third party for all the acts of the firm until public notice is given of his retirement। जब तक वो public notice नहीं देगा। बट ये किसके केस में applicable है? Only in case of active partner, right? This is applicable only in case of active partner। अभी देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, which is known as partner by holding out, right? Partner by holding out।
एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, लिखो एक एग्जाम्पल। देखो ध्यान से समझना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट is basically not actually a partner. Partner by holding out is actually not a partner. ये बेसिकली एक implied partnership, right? एक implied partnership के केस में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का सिनेरियो क्रिएट होता है। अभी देखो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन होता है, ध्यान से समझना। देखो दो कैटेगरीज हमने यहां पे लिखी, एक कैटेगरी 1, दूसरा कैटेगरी 2। पहले केस में हमने क्या लिखा, पर्सन हु नोइंगली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ए पार्टनर, राइट? द पर्सन हु नोइंगली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, एब्सोल्युटली क्लियर। सेकेंड हमने क्या लिखा, पर्सन हु नोइंगली परमिट्स, क्या बोला, पर्सन हु नोइंगली परमिट्स himself to be represented as a partner। इन दोनों सर्कमस्टांसेस में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का सिनेरियो क्रिएट होगा, राइट? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का सिनेरियो क्रिएट होगा। अभी एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके। पहले कैटेगरी 1 का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे यहां पे हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन हु नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। ध्यान देना, देखो 3 पार्टीज है यहां पे, मिस्टर ए, मिस्टर एफ एंड मिस्टर सी। अभी ए का नाम है ना बदल के हम मिस्टर एस कर देते हैं। चलो, एक मिस्टर एस है, एक मिस्टर एफ है और एक मिस्टर सी है। जो एस है ना, ही इज अ सेलर ऑफ एलईडी टीवी। एस कौन है, ही इज अ सेलर ऑफ एलईडी टीवी। मिस्टर एफ जो है ना, ही इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर एस। एफ कौन है, फ्रेंड ऑफ मिस्टर एस। एंड जो सी है ना, वो कस्टमर है। वो कौन है, कस्टमर। किसका कस्टमर है, कस्टमर ऑफ एस। ठीक है ना? अभी देखो क्या हुआ ना कि ये हमारे मिस्टर एस है और ये हमारे मिस्टर एफ है, राइट? ये किसका ऑफिस है, एस का ऑफिस है, राइट? एस के ऑफिस में दोनों दोस्त है, साथ में बैठ के गप्पाजी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है? और यहां पे उनके सामने बैठे हैं मिस्टर सी। अभी क्या हो रहा है ना कि एस और सी के बीच में कुछ बिजनेस निगोशिएशन चल रहा है, राइट? एस और सी के बीच में कुछ बिजनेस निगोशिएशन चल रहा है। देखो क्या बिजनेस निगोशिएशन चल रहा है। मिस्टर सी wants to buy 500 LED TVs
फ्रॉम मिस्टर एस। ठीक है, इन दोनों के बीच में एलईडी टीवी के खरीद बेच का एक निगोशिएशन चल रहा है। एब्सोल्युटली क्लियर। कौन डिस्कस कर रहा है ये? एस और सी। एफ का कोई लेना देना नहीं है, बेचारे के पास अभी कुछ काम नहीं था तो बोला चलो एस के साथ जाके टाइम पास करते हैं, तो उसके ऑफिस में बैठ के टाइम पास कर रहा है वो। ठीक है, तो सी और एस के बीच में निगोशिएशन चल रहा है कि टीवी खरीदेंगे, इतने में खरीदेंगे, ऐसा वैसा सब कुछ चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है। कौन बात कर रहा है? एस और सी। इसके बाद है ना, देखो सी के मन में सवाल आया कि सी ने पूछा राइट, ये सवाल किसके माइंड में आया? सी के माइंड में ये सवाल आया कि भाई इसने पूछा कि व्हाट अबाउट डिफेक्टिव, अगर टीवी डिफेक्टिव निकला तो आप क्या करोगे? तो अभी बेचारा ये एस कुछ बोलता ना, उसके पहले एफ ने जवाब दे दिया। किसने जवाब दिया? एफ ने। एफ को जवाब देना चाहिए था क्या? नहीं देना चाहिए था ना। अभी देखो, आप किसी के ऑफिस में जाओगे, दो जन साथ में बैठे हुए हैं, तो सामने वाला सी क्या समझेगा कि दोनों पार्टनर है, दोनों बिजनेस पार्टनर होंगे, इसलिए दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और मैं जो निगोशिएशन कर रहा हूं उसमें भी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, बिकॉज जो डिफेक्टिव का सवाल पूछा गया था इसका जवाब किसने दिया? एफ ने। एफ ने क्या बोला? कुछ भी डिफेक्टिव निकले ना, फेंक के जाना हमारे मुंह पे, पैसे रिफंड कर देंगे, हमारे इतने अच्छे टीवी है। तो फिर देखो जवाब किसने दिया? एफ का कोई लेना देना है क्या? टीवी खराब होंगे तो उसको कोई होने वाला है क्या? कुछ पैसे रिफंड किसको देने पड़ेंगे? सी को। बट जवाब किसने दे दिया? Right, in case of defective, return the TVs. So don't you think this Mr. F is representing him as a partner? Right, is Mr. F representing himself as a partner? Yes ना? So यहाँ पे right, by making this statement Mr. F is representing himself as a partner. ठीक है, अभी देखो क्या होगा ना, ठीक है, क्या बोला मैंने? इन केस टीवीज आर डिफेक्टिव। क्या बोला मैंने? इन केस टीवीज आर डिफेक्टिव, सी कैन हैव अ क्लेम अगेंस्ट एफ एज वेल, बिकॉज इस केस में एफ क्या बन गया? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। राइट, इस केस में एफ क्या बन गया? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब जब आप खुद किसी को ऐसा बिलीव कराओगे कि आप किसी के साथ पार्टनर हो, ध्यान दो, जब आप किसी को ऐसा बिलीव कराओगे कि आप किसी के साथ पार्टनर हो बट एक्चुअल में आप पार्टनर हो नहीं, तो उस केस में, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, उस केस में यू विल बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। राइट, यू विल बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और जिसको आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है ना, जिसको आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, राइट, वो आपके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। अभी देखो स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर
Y had purchased TVs from Mr. S. Can he return the defectives and claim refund from Mr. F? क्वेश्चन समझो ध्यान से। जैसे सी ने टीवीज खरीदे थे ना, वैसे मिस्टर वाई ने भी टीवीज खरीदे थे। किससे खरीदे थे? एस से। तो उसको पता चला कि भाई देखो सी ने तो ये टीवी एफ को रिटर्न करके एफ से पैसा क्लेम कर लिया, तो क्या मिस्टर वाई भी एफ के पास जा सकते हैं और अपना पैसा मांग सकते हैं? वाई नो? बिकॉज एफ ने क्या वाई को रिप्रेजेंट किया था एज अ पार्टनर? नहीं। तो क्लेम कौन कर सकेगा? ओनली द पर्सन टू होम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। मतलब सारी दुनिया अभी एफ के पीछे पड़ जाएगी ऐसा नहीं है। एफ ने जिसको रिप्रेजेंट किया था वही एफ के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर क्या है? नो। Why is this answer no? As Mr. F did not represent to Y. Y को Mr. F ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, तो Y के प्रति कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो देखो ये कौन सा केस हो गया? केस 1, राइट? विच केस इज दिस? केस 1। क्या आपने यू नोइंगली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बाय मेकिंग एन अजर्शन कि आप टीवी रिटर्न करके पैसे रिफंड ले लेना। यू आर एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर, राइट? यू आर एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर। तो आप कौन से पार्टनर बनोगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, राइट? कौन से पार्टनर बनोगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। एंड आपकी लायबिलिटी किसके प्रति रहेगी? ओनली टूवर्ड्स द पर्सन टू होम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड, राइट? ओनली टूवर्ड्स द पर्सन टू होम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। एब्सोल्युटली क्लियर। चलो नेक्स्ट कैटेगरी लिखो, केस 2। देखो केस 2 क्या बोलता है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। केस 2 क्या बोलता है? रीड दैट स्टेटमेंट जो मैंने लिखाया है केस 2 में। नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। मतलब आप अपने दोस्त के साथ खड़े थे, किसी दूसरे आदमी को आपके दोस्त ने बोल दिया देखो ये भी मेरा पार्टनर है। क्या बोल दिया? ये भी मेरा पार्टनर है। आपको क्या बोलना चाहिए था? नहीं, मैं पार्टनर नहीं हूं। बट आपने कुछ बोला नहीं, आप चुप रहे। तो आपकी चुप्पी क्या बता रही है? कि आप पार्टनर हो। यू आर कंसेंटिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। अगर आप ऐसा किया तो आप क्या कर रहे हो? यू आर नोइंगली अलाउिंग समबडी एल्स टू रिप्रेजेंट यू एज अ पार्टनर। और जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसके प्रति आप लायबल है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक मिस्टर ए है यहां पे, एक मिस्टर एस है यहां पे, और एक मिस्टर एफ है यहां पे। अच्छा, ए को हम हमेशा चेंज कर देंगे, सी कर देंगे। तो देखो यहां पे लिखेंगे वॉन्ट्स टू बाय, ठीक है, वॉन्ट्स टू बाय एलईडी टीवी, राइट? ये मिस्टर सी कौन है? इनको एलईडी टीवी खरीदने हैं। ठीक है, ये हमारे मिस्टर एस है। मिस्टर एस कौन है? सप्लायर ऑफ एलईडी टीवी, राइट? एस कौन है? सप्लायर ऑफ एलईडी टीवी। एंड मिस्टर एफ है ना, ही इज अ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ मिस्टर सी। किसके फ्रेंड है? मिस्टर सी। मिस्टर सी कौन है? हमारे
कस्टमर के फ्रेंड है एंड नोन टू मिस्टर एस, मतलब मिस्टर एस से भी थोड़ी बहुत जान पहचान है। ये नोन टू मिस्टर एस ज्यादा जरूरी नहीं है बट लिख सकते हैं हम। मतलब मिस्टर जो एफ है ना वो बहुत रेप्यूटेड आदमी है, राइट, पूरी सोसाइटी उनको जानती है, इसलिए मैंने बोला ही इज नोन टू एस। अभी देखो क्या होगा ना, अभी ये लोग साथ में खड़े हैं वापस, देखो यार क्या जोलजाल हो रहा है इधर। ये बोल रहे हैं कि सी वॉन्ट्स टू बाय 500 एलईडी टीवीज फ्रॉम मिस्टर एस ऑन क्रेडिट। क्या मिस्टर एस ऑन क्रेडिट, ये फर्स्ट एक्टिविटी है। ये लोग साथ में खड़े हैं ना। इसके बाद मिस्टर सी टेल्स मिस्टर एस दैट मिस्टर एफ is his partner, right? Mr. C tells Mr. S that Mr. F is a partner with him. क्या सच में पार्टनर है क्या? मिस्टर एफ डज नॉट रिफ्यूज। एफ तो खड़ा ही था ना वहां पे, तो एफ के सामने ही बोला कि भाई मिस्टर एस देखो एफ हमारा पार्टनर है, राइट। तो इस केस में कैन वी से एफ knowingly permitted himself to be represented as a partner। बोल सकते हैं ना। Therefore, Mr. F becomes a partner by estoppel. Done? सच में पार्टनर्स है क्या ये लोग? नहीं, सच में पार्टनर नहीं है। अभी मेरा क्वेश्चन है, in case of default of payment by Mr. C to Mr. S, can Mr. S claim the money due
फ्रॉम मिस्टर एफ। समझ में आया क्वेश्चन? माल किसने खरीदा? सी ने। किसने बेचा? एस ने। क्रेडिट पे बेचा, राइट? क्यों बेचा? बिकॉज सी ने बताया कि एफ मेरा पार्टनर है। एफ ने रिफ्यूज किया क्या? नहीं। तो एफ क्या बन गया? पार्टनर बाय एस्टोपल। क्या बन गया? पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है। बेसिकली देखो, अगर बहुत टेक्निकल ऐसे लॉ में इंटरचेंजेबली यूज होता है होल्डिंग आउट एंड एस्टोपल, बट अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखें ना तो होल्डिंग आउट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब यू योरसेल्फ रिप्रेजेंटेड योरसेल्फ एज अ पार्टनर। तो क्या बोलेंगे? होल्डिंग आउट या होल्डिंग आउट योरसेल्फ एज अ पार्टनर। जब आप किसी और को अलाउ करते हो आपको एज पार्टनर रिप्रेजेंट करना, यू शुड बी नोन एज पार्टनर बाय एस्टोपल, राइट? पार्टनर बाय एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब क्या? कि जो कैरेक्टर आपने अज्यूम कर लिया, बाद में उस कैरेक्टर को डिनाई करने से हम आपको स्टॉप करेंगे। सुना ये सेंटेंस? जो कैरेक्टर आपने इनिशियली अज्यूम कर लिया, इनिशियली आपने क्या कैरेक्टर अज्यूम किया? ऑफ अ पार्टनर। Subsequently you will be denied, right? Subsequently you will be denied for refusing that character। मतलब बाद में आपको उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? यस, राइट? हमारा आंसर क्या होगा? यस। क्यों यस? बिकॉज Mr. F knowingly permitted himself to be represented as a partner। Absolutely clear? Done? सबने दोनों एग्जाम्पल लिख लिए ना? क्लियर है ना? देखो, यही सब एग्जाम्पल के ऊपर केस स्टडी बनेगा, और अगर बुक में अपने स्क्रिबल कर करके लिख रहे हो, आई कैन अश्योर यू 1 महीने के बाद ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। So ensure you have a proper copy with which you are referencing the specific portion in the study material. Otherwise इतना खिचड़ी बन जाएगा, you will not be able to do it। हाँ, अगेन देखो, मस्त क्वेश्चन इसने वापस पूछा कि सर एफ बेचारे की तो बैंड बज गई ना, क्योंकि उसने सामने वाले को रिप्रेजेंट करने दे दिया। तो इस ट्रांजैक्शन पे एफ क्या प्रॉफिट भी क्लेम कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर। बट जो कि उसने उसके भरोसे पे, देखो लॉ क्या बोलना चाहता है ना, लॉ बोलना चाहता है कि अगर तुम्हारे पे कोई भरोसा करके काम करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, राइट? तुमने अलाउ किया ना दूसरे को तुमको रिप्रेजेंट करने पे, और सामने वाले ने क्या सोचा? हाँ यार, इतना बड़ा आदमी है ये मिस्टर एफ, ये इसके साथ पार्टनर है, मेरे पैसे एकदम सेफ है। तो भाई उसने तो भरोसा किया, तो तुमको भरोसा करवाना नहीं चाहिए था ना, तुम्हें बोल देना था कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं। तो उसको बेचना होता तो बेचना, नहीं बेचना होता तो नहीं बेचना। सो इफ यू अज्यूम अ कैरेक्टर, सब्सिक्वेंटली यू विल बी डिनाइड फ्रॉम, लेट्स से, डिनाइंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है? हाँ, एज ए पार्टनर। समझ नहीं आया क्वेश्चन? हाँ, प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर। ही इज अ पार्टनर ओनली टू द लिमिटेड इफेक्ट दैट ही हैज रिप्रेजेंटेड समबडी एल्स एज अ पार्टनर। अगर उस दूसरे आदमी जिसको रिप्रेजेंटेशन गया है उसको कोई क्लेम करना होगा तो वो उस पे क्लेम करेगा, प्रॉफिट पे कोई हक नहीं बनता। ठीक है? तो बाय दिस वी आर डन विथ ऑल दी कैटेगरीज। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। और देखो, जब भी रिकैप कराता हूं या बोलता हूं ना, आई कॉन्टिन्यूसली रिपीट द कीवर्ड, राइट? कुछ लोग रिपीट करते हैं, कुछ लोग अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। लॉ में पास वही होता है जो रिपीट करता है, बिकॉज अगर आप रिपीट करोगे तो सोए हुए लोग जाग जाएंगे। ठीक है? और रिपीट करोगे तो आपके माइंड में हैमर होता रहेगा, घर में जाके वापस याद करोगे तो इट विल बिकम easier। बहुत लोग तो क्लास में ही याद कर लेते हैं, बिकॉज वी रिपीट इट 3 times 4 times। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन तो घर में याद करने का एफर्ट है ही नहीं। बट कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है क्या बेकार एक्टिविटी है, लोग बोले जा रहे हैं, ना उनको क्लास में याद होता है ना उनको घर में जाके फिर याद होता है। ठीक है? सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट
टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, राइट। सबसे पहला कैटेगरी हमने कौन सा देखा, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन है, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स इन द फर्म। इफ अ एक्टिव पार्टनर retires, he need to give a public notice of his retirement to absolve himself from the future liabilities of the firm. If he does not give a public notice, he will be continuing to liable for the acts of the firm even after the date of his retirement. Sleeping partner कौन होता है, does not actively participate in the conduct of the business. We cannot treat him as an agent of the other partners in the firm, but he will share profit, he will invest money, he will be liable to the third parties for the liabilities of the firm. Nominal partner कौन होता है, हमारे big B, who lends his name to the firm but does not have anything to do with the firm. Neither he invests money, nor he participates in conduct of business, nor he shares the profit or losses, but he is liable for the acts of the firm. Why? Because he is a partner by holding out. Why? Because he is a partner by holding out. Even जब एक एक्टिव पार्टनर रिटायर हो जाता है और पब्लिक नोटिस नहीं देता है, सही में वो पार्टनर है क्या, नहीं, बट कैसा पार्टनर बन गया, होल्डिंग आउट, बिकॉज उसने दुनिया को रिप्रेजेंटेशन देकर रखा है कि मैं इस फॉर्म में पार्टनर हूं, राइट। देन वी हैव पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। हमारे दादा क्या बोले कि प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस होगा तो मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा। इनकमिंग पार्टनर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में जब एक नया पार्टनर को एडमिट करते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, दैट पार्टनर विल बी नोन एज इनकमिंग पार्टनर। उसकी लायबिलिटी, उसके राइट्स कब से शुरू होते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है, वो पार्टनर जो एक एग्जिस्टिंग फर्म से रिटायर करता है, छोड़ के जाता है, उसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग पार्टनर। एक्टिव है तो पब्लिक नोटिस देना है, स्लीपिंग है तो पब्लिक नोटिस नहीं देना है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब when you knowingly represent yourself as a partner, or when you knowingly permit somebody else to represent you as a partner, you become a partner by holding out. You become liable to the person to whom the representation has been made, right? You become liable to the person to whom the representation has been made. But are you liable to the entire world? No, only towards the person to whom the representation has been made. हाँ, very good question again. What's the difference between the nominal partner and a partner by holding out? देखो, nominal partner is somebody who has lent his name to the firm. So everybody who is dealing with the firm knows him as a partner. तो वो किसके प्रति लायबल है, हर एक व्यक्ति जो फर्म के साथ डील कर रहा है। बट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किसके प्रति लायबल है, ओनली टू द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। क्लियर है, इसने तो अपना नाम दे दिया, ऐश्वर्या और अभिषेक को बोला बेटा मेरा नाम यूज करो जितना करना है, ठीक है।